अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 कौन सा है? जिसके अंदर राइट द डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होती है? जो केमिकल के थ्रू। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो न्यूरॉन्स के थ्रू होती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन आपने याद रखना है, वो होती है न्यूरॉन के थ्रू। केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है सिक्रीटरी सेल थ्रू। उसके बाद है सिग्नल टाइप इज इलेक्ट्रोकेमिकल। यानी कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है उसका जो सिग्नल की टाइप होती है क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल बोलते हैं इम्पल्स के थ्रू होती है। और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है वो प्योरली केमिकल यानी कि सिर्फ और सिर्फ केमिकल के थ्रू होती है। उसके बाद है नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होती है? रैपिड इन एक्शन यानी कि बहुत ज्यादा क्विक होती है। उसके अलावा केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होती है? स्लोअर इन एक्शन। स्लोअर इन एक्शन यानी कि स्लो होती है। जो केमिकल को सिक्रीट होने में और ऑर्गन टारगेट सेल तक पहुंचने में टाइम लगता है। लेकिन नर्वस कोऑर्डिनेशन बहुत तेज होती है क्योंकि वो इम्पल्स के थ्रू होती है। रिस्पॉन्स इज शॉर्टर ड्यूरेशन। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? बहुत कम टाइम में आ जाता है। और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है उसका रिस्पॉन्स थोड़ी देर में आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना वो एक टारगेट सेल तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लेती है। उसके बाद क्या है? एडवांस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन। नर्वस जो कोऑर्डिनेशन होती है वो एडवांस टाइप होती है, यानी कि वो बहुत जो है न्यू स्पीशीज में पाई जाती है, पुराने में नहीं पाई जाती है। पुराने जो प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं उनमें नहीं पाई जाती। अब जो प्रिमिटिव जो है उसके अंदर भी पाई जाती है केमिकल कोऑर्डिनेशन, लेकिन जो नर्वस थी वो नहीं पाई जाती। उसके बाद है एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू एनिमल्स। तो जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है वो खास तौर पर एनिमल्स में ही होती है, प्लांट्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होती है वो आपको सारे ऑर्गेनिजम्स में मिलेगी, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। यानी कि बहुत से एनिमल्स में भी होते हैं, उनके अंदर भी केमिकल कोऑर्डिनेशन, प्लांट्स उनके अंदर भी केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। उसके बाद है इन्वॉल्व न्यूरो। तो जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है उसके अंदर न्यूरो इन्वॉल्व होता है, जो कि क्या होता है? एक इम्पल्स को जनरेट कराने में मदद करता है। जैसे ये न्यूरो क्या सेल को अब वो इम्पल्स जनरेट कराए। उसके बाद है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स सच एज। तो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है वो जो है केमिकल रिलीज कर हार्मोन्स रिलीज कराती है। वो क्या है? एक किस्म की केमिकल। और इसके अंदर आपको पता है कि किसी जो है किसी भी इम्पल्स की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, डिफाइन पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? लोकेटेड इन ब्रेन एंड कंसिडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ मौजूद होता है? याद रखना, अपने ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट सिक्रीज नंबर ऑफ हार्मोन्स व्हिच इन्फ्लुएंस अबाउट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड आल्सो बिसाइड्स अदर ऑर्गन। तो इसका काम क्या होता है कि नंबर ऑफ हार्मोन्स जनरेट कराता है। बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कराते हैं। इसके अलावा ये एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे कि ये जो है सिक्रीट कराता है डक्ट से। और क्या होता है? ऑल्सो बिसाइड अदर ऑर्गन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स इन ह्यूमन। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है? दो लोब्स। ये एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर लोब को एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, पोस्टीरियर लोब को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड क्या होता है? इट्स बटरफ्लाई शेप का होता है, शेप ग्लैंड लोकेटेड ऑन द ट्रैकिया एंड द बेस ऑफ नेक। तो ये जैसे क्या है? ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया के ऊपर ये बटरफ्लाई शेप ग्लैंड मौजूद होता है जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। ये क्या रिलीज कराता है? थायरोक्सिन रिलीज कराता है, कैल्सिटोनिन और रिलीज कराता है। उसके अलावा ये जो थायरोक्सिन होता है इसके अंदर क्या मौजूद होता है? आयोडीन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। इट रेगुलेट द फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि ये फिजिकल ग्रोथ कराता है, हमारी जो बॉडी की डेवलपमेंट होती है वो कराता है, और मेंटल डेवलपमेंट कराता है। यानी कि हमारा जो ब्रेन को डेवलप कराने वाला काम है, हमारे दिमाग को डेवलप, वो ये कराता है। उसके अलावा क्या, इन केस ऑफ डेफिशिएंसी फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन अकर्स इन चिल्ड्रन। यानी कि अगर इसकी कमी हो जाए तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, बच्चों में इसकी कमी हो जाती है, बच्चे जो है मेंटली वीक हो जाते हैं। इसके अलावा क्या है? if the intake of iodine in diet is low in adult, the thyroid gland enlarges. अगरचे एडल्ट के अंदर यानी कि बड़ों के अंदर आयोडीन का अमाउंट कम हो जाए तो क्या होता है? जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर इनटेक आयोडीन वो लोग कम लेना शुरू करते हैं, तो उनका जो ये थायराइड ग्लैंड होता है ये इनलार्ज हो जाता है, यानी कि बड़ा होना शुरू हो जाता है। द एबनॉर्मल कंडीशन इज सम सेल्स गॉइटर। अब ये जो इनलार्जमेंट हो रही है ना एबनॉर्मल, इसको बोलते हैं गॉइटर। उसके अलावा क्या है? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन भी कौन रिलीज कराता है? आपको पता है कि थायराइड ग्लैंड रिलीज कराता है। उसके अलावा क्या है? कैल्शियम इन ब्लड लोअर्स द ब्लड कैल्शियम। अब जो कैल्शियम होता है ना ब्लड के अंदर,
वो कौन भी लोअर कराता है कैल्शियम के ब्लड, अगर वो ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाए कैल्शियम ब्लड के अंदर, तो कैल्सिटोनिन उसको कम कराता है, उसको लेवल पे हाई लेवल पे हो तो उसको लोअर लेवल पर आके उसे कम कराता है। तो ये काम हो गया थायराइड ग्लैंड का। आपने याद रखना है कि ये जो हार्मोन है वो रिलीज कराता है। उसके अलावा थायरोक्सिन का काम करता है आयोडीन। आयोडीन होता है इसका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, और आयोडीन के कम होने से क्या होगा बच्चों में और बड़ों में क्या होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, डिफाइन डायबिटीज मेलाइटस सोर्स। तो डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है? इट इज अ डिसऑर्डर इन विच पैंक्रियाज प्रोड्यूसेस इनसफिशिएंट और नॉन, यानी कि ये वो डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर या तो जो है प्रोड्यूस होता है इंसुलिन, या फिर बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत कम होता है या बिल्कुल भी नहीं होता डायबिटीज मेलाइटस में। अब इंसुलिन का काम क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है तो इंसुलिन आता है और वो क्या करता है ग्लूकोज के अमाउंट को कम कर देता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड बिकम वेरी हाई। अगरचे ज्यादा हो जाता है तो ये उसको लेवल पे ले आता है। और डायबिटीज को मैनेज कैसे किया जा सकता है? उसको बैलेंस डाइट दे के मैनेज किया जा सकता है, यानी कि हम उसको ऐसे खाने दें, इस किस्म की डाइट हो हमारी कि उसको ग्लूकोज बॉडी के अंदर ज्यादा ब्लड के अंदर बढ़ ही ना पाए। उसके बाद एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के जरिए मेंटेन कर सकते हैं, मेडिकेशन के जरिए कर सकते हैं, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के जरिए कर सकते हैं। उसके अलावा दे आर थ्री टाइप्स ऑफ डायबिटीज, तो टाइप 1 होता है और टाइप 2। और उसके अलावा क्या होता है जेंटेशनल डायबिटीज। ये सारी वो टाइप्स है डायबिटीज की जो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि डायबिटीज आखिर होता क्यों और कौन सी वजूहत होती हैं जो उसको बढ़ने की वजह बनती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, डिस्क्राइब नर्वस डिसऑर्डर। तो नर्वस डिसऑर्डर क्या होता है? दे कुड बी ऑफ टू कॉमन टाइप्स, वेस्कुलर। तो वेस्कुलर जो, वेस्कुलर में एग्जाम्पल क्या है पैरालिसिस की, और फंक्शन में क्या है एपिलेप्सी की। तो मैं आपको बताती हूँ पैरालिसिस क्या होता है। पैरालिसिस क्या होता है? इट इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ कंट्रोल मूवमेंट कॉज्ड बाय द इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वन और मोर। तो पैरालिसिस में क्या होता है? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते, मसल बिल्कुल अकड़ जाते हैं, हम उसको ना कॉन्ट्रैक्ट कर पाते ना यूज कर पाते, इट मे बी अकम्पनीड बाय लॉस ऑफ सेंसेशन। तो क्या होता है इसके अंदर? लॉस ऑफ सेंसेशन होती है, यानी कि हमें कोई भी चीज फील हो रही है, अगर आप पिंच भी करोगे तो आपको जो है पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं देगा। अब इस जो पैरालिसिस का मसला है हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? फिजियोथेरेपी ऑफ द अफेक्टेड मसल इन द रिक्वायर्ड, अदरवाइज मसल में दीजिए। अगर जो फिजियोथेरेपी ना की जाए तो मसल क्या हो जाएगा? जीनरेट हो जाएगा और मसल जो स्किन है वो डायरेक्ट बोन से जाके चिपक जाएगी। उसके बाद एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या होता है? इससे ब्रेन डिसऑर्डर। एपिलेप्सी एक ब्रेन डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर टेम्पररी ऑल्ट्रेशन होती है, टेम्पररी ऑल्ट्रेशन इन वन और मोर फंक्शन और रिकरेंट सीजर्स, यानी कि झटके पड़ना शुरू हो जाते हैं एपिलेप्सी में, जिसको हम मिलने के दौरे भी देते हैं। इट इज ड्यू टू द एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फंक्शन और रिकरेंट सीजर्स, यानी कि बार बार बॉडी के अंदर झटके आते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजर कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग प्रॉपर मेडिकेशन। अब ये जो झटके पड़े हैं हम इनको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बाकायदा पूरी दवाई लेके रिड्यूस कर सकते हैं। It is due to the abnormal electrical activity, more function or recurrent seizures reduces by using proper medication। यानी कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है वो बॉडी की डिस्टर्ब हो जाती है और प्रॉपर जो है मास्टिकेशन यानी कि मेडिकेशन नहीं होता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 6 है डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन सिस्टम। तो ह्यूमन स्केलेटन के अंदर क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं वो हमें बताना है। सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस। इट इज अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू एजिंग प्रोसेस। तो ऑस्टियोपोरोसिस किसमें होता है? एजिंग प्रोसेस में होता है। जब लोगों की एज बढ़ना शुरू हो जाती है तो उनकी जो बोन्स होती है उनके अंदर और ज्यादा वीक हो जाती है। वो किस तरह होती है? दिस कोऑर्डिनेशन द बोन्स बिकम पोरस एंड मोर स्पंजी, थिनर एंड वीकर सो दैट दे बिकम फ्रेजाइल। तो बोन्स क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा पोरस हो जाती है, उनके जो दरमियान जो गैप है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, वो स्पंजी हो जाती है, थिनर हो जाती है, पतली हो जाती है और वीक हो जाती है, जिसकी वजह से वो आराम से टूट सकती है, फ्रेजाइल हो जाती है। इन दिस कंडीशन a slight injury break the bone, osteoporosis and bone can be common in human than men। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो जाता है? बोन स्लाइड इंजरी से भी ब्रेक होने का खतरा होता है और ये ज्यादातर फीमेल में है, कॉमन है, बजाय के मेल में। उसके बाद है रिकेट्स। तो रिकेट्स क्या है? जब सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन, यूजुअली बिकॉज ऑफ एन एक्सट्रीम प्रोलॉन्ग विटामिन डी डेफिशिएंसी। यानी कि अगर बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम तक विटामिन डी के बगैर रखते हो तो उनके अंदर रिकेट्स होने का खतरा है। और क्या है? विटामिन डी प्लेज अ वाइटल रोल इन एब्जॉर्प्शन। तो विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है।
अब अगर जब बच्चे इतने टाइम तक विटामिन डी के बगैर रहेंगे तो वो उनकी जो बोन्स है ज्यादा टाइम के लिए वीक हो जाएंगी, जिसकी वजह से रिकेट्स हो जाएंगे, और रिकेट्स में उनकी बोन का शेप कुछ यूं हो जाएगा, इस शेप में हो जाएगा। उसके बाद है आर्थराइटिस। इट इज अ पेनफुल कंडीशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ऑफ जॉइंट। तो स्वेलिंग हो जाती है आर्थराइटिस में और टेंडरनेस हो जाती है, ठीक है, यानी कि रेड हो जाता है और थोड़ी सी फूल जाते हैं जॉइंट आर्थराइटिस। उसके इसके सिम्टम्स क्या है? जॉइंट पेन, इन्फ्लेमेशन एंड अराउंड द जॉइंट। तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट के लिए, और पेन हो जाता है, और टेंडरनेस एंड सिकनेस, यानी कि टेंडरनेस हो जाती है, जो जॉइंट्स हो जाते हैं वो अकड़ जाते हैं, वो मूव नहीं हो पाते। उसके अलावा वार्म रेड स्किन ओवर द अफेक्टेड जो जो स्किन के इर्द गिर्द का एरिया हो जाता है वो वार्म रेड हो जाता है। उसके बाद एक कॉन्सिस तो इंजरी हो जाती है इसकी वजह से, इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, जेनेटिक मेकअप और ऑटो इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, और जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है। उसकी ये भी कुछ जो है वजूहत बनती है आर्थराइटिस के लिए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं लिगामेंट्स। क्वेश्चन नंबर 27 में लिगामेंट और टेंडन के दरमियान डिफरेंसेस बता। तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग बट इलास्टिक, यानी कि लिगामेंट क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं और इलास्टिक होते हैं, ठीक है। उसके अलावा टेंडन क्या होते हैं? वो टफ होते हैं और इन इलास्टिक होते हैं, यानी कि वो टफ होते हैं और वो उनका साइज इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो सकता। उसके अलावा लिगामेंट क्या होते हैं? लिगामेंट जो होते हैं बोन बोन को दूसरे बोन से अटैच करते हैं, और जो टेंडन होते हैं वो मसल को बोन से अटैच करते हैं। टेंडन मसल के बोन से और लिगामेंट बोन के बोन से। उसके बाद होता है मॉडिफिकेशन ऑफ येलो इलास्टिक टिश्यू। तो लिगामेंट क्या होते हैं? येलो इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनते हैं, उसकी एक मॉडिफिकेशन। और टेंडन क्या होता है? वाइट फाइब्रस टिश्यू से मिलकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास। ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर कितनी बोन्स होती है? 206 बोन्स होती हैं, जो कि दो ग्रुप से डिवाइड होती है, एक्सियल स्केलेटन में और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन क्या करता है? फॉर्म मेन एक्सिस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मेन एक्सिस बनाता है जिसके अंदर स्कल के अंदर कितनी होती है? 22 बोन्स होती हैं, और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 26 बोन्स होती हैं, और रिब केज के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 12 बोन्स होती हैं, और एक होता है स्टर्नम। तो ये क्या बनाते हैं? ये सारी चीजें मिलके बनाती है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन होती है जो ये मेन, जैसे कि स्कल आ गया, फिर वर्टिब्रल कॉलम आ गया, फिर रिब केज आ गया, जो लाइन में है वो आ गया एक्सियल। अपेंडिकुलर के होते हैं जो एक्सियल से अटैच है इस तरह, जैसे कि हमारी हैंड्स वगैरह। तो अपेंडिकुलर में क्या आ गए? एंड देयर अटैचमेंट टू द forms a pendicular and their attachment to the axial skeleton includes pectoral, shoulder, pelvis, hip girdles। तो शोल्डर जो होते हैं, गर्डल्स जो होते हैं उनके थ्रू अटैच होता है। हिप गर्डल्स हो गए जिनसे जो हमारा पूरा लोअर लिम्ब अटैच है उससे अटैच होता है। उसके अलावा क्या होता है? पेक्टोरल गर्डल इज कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स, या तो स्कैपुला और क्लेविकल। पेक्टोरल गर्डल में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? स्कैपुला और क्लेविकल शामिल होता है, ये जो दो बोन्स होती है जिसको कॉलर बोन बोलते हैं। और स्कैपुला क्या होती है? जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। द फोर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजिस। तो आपको इनकी काउंटिंग पता होना चाहिए कि रेडियो अल्ना कितनी होती है, मेटाकार्पल कितनी होती है, कार्पल कितनी होती है, और फेलेंजिस कितनी। उसके अलावा है पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल में क्या क्या चीजें शामिल है? इलियम, इस्कियम, ठीक है, ये जो है ये शामिल होता है पेल्विक गर्डल में। और ये कहाँ मौजूद होते हैं? ये जो हमारी बोन जो है, जो हमारी पूरी लेग को अटैच कर रही है ना, ये जो है ये पीबिस, ये पेल्विक गर्डल को अटैच करती है। उसके अलावा हिंड लिम्ब कंसिस्ट ऑफ फीमर, पटेलिया, टीबिया, फिबिला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजेस। तो जो उंगलियां होती हैं वो फेलेंजेस होती है, फिर उनके ऊपर मेटाटार्सल, फिर टार्सल, और फिर ये पटेला क्या होता है? जो घुटने में मौजूद होता है। टिबिया, फिबुला क्या होती है? ये हमारे पैर में मौजूद होती है। फीमर होती है जो हमारी थाई में मौजूद होती है। तो जज़ाकल्लाह, हमने इस वीडियो में क्वेश्चन 28 तक कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन 29 से कंटिन्यू करेंगे।